गाइस जैसे कि हमने अब तक देखा, सनराकू रैपिड यूजर जाकर अपनी ट्रेनिंग क्वेस्ट को पूरा कर लेता है और यहाँ पर पेंसिलगॉन उसे बताती है कि पेंसिलगॉन, कात्सू और सनराकू मिलकर वेदरमोन को हराएंगे, जिसके लिए वो सभी लोग तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। और रैपिड यूजर से सनराकू को वेदरमोन की पुरानी कहानी के बारे में भी पता लगता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये लोग इतनी तैयारी करने के बाद उस कोलोसल मॉन्स्टर को हरा पाएंगे या नहीं। तो गाइस जैसे कि हमने आपको बताया था कि वेदरमोन तक जाने से पहले कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है, जिस वजह से पेंसिलगॉन, कात्सू और सनराकू को साथ लेकर प्रिज्मेटिक फॉरेस्ट में चली जाती है, जहाँ से एक सीक्रेट रास्ता सेत्सुना के पास जाता है। और सेत्सुना वही एक कंडीशन है जिसके जरिए वेदरमोन तक पहुंचा जा सकता है। पर तब वहाँ पर एक अजीब सी चीज होती है, क्योंकि सनराकू के मार्क्स और एमुल को देखकर सेत्सुना को एक ऐसी लड़की की याद आ जाती है जो कि बिल्कुल सनराकू की तरह थी। पर सेत्सुना उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती है। और उसके बाद पेंसिलगॉन के कहने पर सेत्सुना उन्हें अपना और वेदरमोन का पास्ट बताने लगती है, जिसके अकॉर्डिंग वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। पर जब सेत्सुना मर गई तब वेदरमोन ने उसकी ग्रेव को प्रोटेक्ट करने की कसम खाई और उसके आसपास एक ऐसा बैरियर बना दिया जो कि सिर्फ न्यू मून वाले दिन खुलता है। और वही इकलौता ऐसा दिन होता है जिस दिन प्लेयर्स वेदरमोन का सामना कर सकते हैं। तब सनराकू और कात्सू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि पेंसिलगॉन सेत्सुना को सिंपैथी दिखा रही होती है और उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि जो पेंसिलगॉन किसी भी एनपीसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचती है, वो आखिरकार एक एनपीसी के साथ ऐसे इमोशनली कनेक्ट कैसे कर गई है। तब पेंसिलगॉन भी अपनी उन फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेती है और सनराकू और कात्सू उसे समझाते हैं कि गेम के अंदर सीरियस होने में कोई बुराई नहीं है, जिससे कि पेंसिलगॉन को भी एहसास हो जाता है कि यही वो दो लोग हैं जो कि वेदरमोन को हराने में उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वेदरमोन अभी भी पास्ट के साथ जी रहा है और सेत्सुना की विश है कि उसे फ्री कर दिया जाए, जिसके लिए वो सभी लोग तैयार हो जाते हैं। तब हमें थोड़ा सा सनराकू की फैमिली के बारे में बताया जाता है, जहां हम देखते हैं कि उसकी बहन टोबा अमाने की फैन होती है, जो कि बहुत बड़ी मॉडल होती है। और हमें ये भी पता चलता है कि टोबा अमाने और कोई नहीं पेंसिलगॉन ही है। तब सनराकू ट्रेनिंग करने के लिए एक ट्रैश गेम बर्ज़र्क ऑनलाइन में चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक नए प्लेयर से होती है और तब वो दोनों आपस में प्रैक्टिस करने लगते हैं। तब सनराकू एसएलएफ के अंदर वापस जाकर रैपिड यूजा के स्किल गार्डन में चला जाता है, क्योंकि स्किल गार्डन ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सनराकू अपनी स्किल्स को कंबाइन कर सकता है और अपनी स्किल्स को एडवांस स्किल में कन्वर्ट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि रैपिड यूजा का जो स्किल गार्डन होता है वो एसएलएफ के बाकी गार्डन से ज्यादा अच्छा होता है। तो सनराकू एमुल की बहन एलके की मदद से अपनी स्किल्स को कंबाइन कर लेता है और वो वहाँ से एक स्किल ग्रिमोर को भी खरीदता है, जिससे कि उसे न्यू टेक्निक मिल सकती है। तब यहाँ पर पेंसिलगॉन सनराकू और कात्सू को बताती है कि चाहे वो लोग जितनी मर्जी तैयारी कर ले, पर अगर आशुरा काय उनके रास्ते में आ जाएगा तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फिलहाल सिर्फ आशुरा काय है जिसे वेदरमोन के बारे में पता है। और क्योंकि जब भी कोई कोलोसल मॉन्स्टर से मिलता है तो उसे पॉइंट्स मिलते हैं, तो इसलिए वो लोग न्यू मून वाले दिन वेदरमोन से जरूर मिलेंगे। और अगर आशुरा काय सनराकू की टीम से पहले वहां पर पहुंच जाते हैं तो सनराकू की टीम अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, जिस वजह से उनके हाथों से ये बड़ा मौका निकल सकता है। तब सनराकू पेंसिलगॉन को ये आइडिया देता है कि अगर वो और आशुरा काय वाले मिल जाएं तो वो आसानी से वेदरमोन को हरा सकते हैं। पर पेंसिलगॉन इस चीज से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि आशुरा काय वाले एसएलएफ के न्यू अपडेट की वजह से वेदरमोन के साथ लड़ना नहीं चाह रहे होते, क्योंकि उस अपडेट की वजह से अगर वो लोग मर जाएंगे तो उनकी सारी लूट और न्यू इक्विपमेंट्स खत्म हो जाएंगे। और अगर कोई प्लेयर उन प्लेयर किलर्स को मार देगा तो वो सारी लूट उस प्लेयर को मिल जाएगी, जिस वजह से आशुरा काय किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और अब उनके पास बस एक ही रास्ता बचता है कि वो आशुरा काय को तबाह कर दें, जिस वजह से पेंसिलगॉन सभी क्लैंस को आशुरा काय के सीक्रेट अड्डे के बारे में बता देती है। तब हमें यहाँ पर थोड़ा सा रोमांटिक सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर रे सनराकू को गेम खेलने के लिए मैसेज कर रही होती है, पर बेचारी को समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो लिखे क्या। और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद वो आखिरकार सनराकू को मैसेज कर ही देती है। पर बेचारी की किस्मत यहाँ पर भी खराब होती है, क्योंकि उसकी बहन उसे आशुरा काय को तबाह करने के लिए बुला लेती है, जिस वजह से उसे सनराकू के साथ गेम खेलने का प्लान ड्रॉप करना पड़ता है। और यहाँ पर हम देखते हैं आशुरा काय पेंसिलगॉन का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो वेदरमोन के पास जा सके। पर वहाँ पर पेंसिलगॉन की जगह बाकी सारे क्लैंस आ जाते हैं जो कि उन पर हमला कर देते हैं। पर आशुरा काय के कुछ प्लेयर्स वहाँ से बचकर फॉरेस्ट में चले जाते हैं। तब हमें यहाँ पर रैपिड यूजा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वर्ष सनराकू को वेदरमोन के साथ लड़ने के लिए मोटिवेट करता है और एमुल सनराकू को गुड लक के लिए एक नेकलेस देती है, क्योंकि अगर आपको याद हो कि अगर एनपीसी इस गेम में मर जाएं
तो वो दोबारा से जिंदा नहीं हो सकते, जिस वजह से एमोल सनराकू के साथ नहीं जा रही होती। तब पेंसिल गॉन, सनराकू और कात्सो हिडन गार्डन के अंदर चले जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पर बाकी प्लेयर्स का आना ब्लॉक हो जाता है। और जैसे ही आशुरा काई के बचे हुए मेंबर्स वो देखते हैं, वैसे ही उन्हें समझ आ जाता है कि उन्हें धोखा देने वाला और कोई नहीं पेंसिल गॉन ही है। तो गाइस, अब वो वक्त आ चुका है जब इन तीनों का सामना वेदरमॉन के साथ होने वाला है। और क्योंकि हर गेम के अंदर बॉस के साथ लड़ने के लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर आपको किसी बॉस को हराना है या फिर उसके साथ लड़ना है तो आपको एक आइटम को कलेक्ट करना पड़ता है, या फिर बॉस के किसी एक पर्टिकुलर अटैक से बचना पड़ता है, या फिर एक टाइम लिमिट तक फाइट करनी पड़ती है। और जब आप इनमें से किसी भी एक कंडीशन को पूरा कर लेते हैं तब आप उस बॉस को हरा सकते हैं। और वेदरमॉन के साथ लड़ने के लिए ऐसी ही एक कंडीशन होती है, जिसमें सभी प्लेयर्स को 3 फेजेस से गुजरना पड़ता है। और फेज 1 और फेज 2 के अंदर प्लेयर्स को वेदरमॉन के साथ 10 मिनट के लिए लड़ना पड़ता है। पर फेज 3 के बारे में किसी को नहीं पता होता, क्योंकि पिछली बार जब आशुरा काई ने वेदरमॉन के साथ लड़ाई की थी तब वो फेज 3 के शुरू होते ही वेदरमॉन की एक चीख से ही मारे गए थे, जिस वजह से किसी को भी नहीं पता होता कि फेज 3 में क्या होगा। और जो फेज 2 है वहाँ पर भी वेदरमॉन अपने एक घोड़े किरिन को समन कर लेता है, और अगर किरिन और वेदरमॉन कंबाइन हो जाते हैं तो उन्हें हराना नामुमकिन हो जाता है, जिस वजह से पेंसिल गॉन कात्सु को किरिन को रोकने का जिम्मा देती है ताकि वेदरमॉन और वो कंबाइन ना हो सके। और क्योंकि उनमें से सबसे ज्यादा अच्छा फाइटर सनराकू है तो इसलिए वेदरमॉन के साथ लड़ने का जिम्मा सनराकू का होता है। और इसकी एक वजह ये भी होती है कि सनराकू किसी भी सिचुएशन को अडेप्ट कर सकता है, तो इसलिए वेदरमॉन चाहे जो मर्जी अटैक कर ले पर सनराकू उसे जल्द से जल्द समझ सकता है। वैसे ये अलग बात है कि आप एक कोलोसल मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे हैं तो आपके ऊपर जान का खतरा तो रहेगा ही, तो उनका एक भी अटैक अगर आपको टच कर गया तो आपका मरना तो पक्का है। और ऊपर से वेदरमॉन के साथ लड़ते टाइम तो सबका लेवल 50 हो जाता है, जिस वजह से उन लोगों के बीच में 150 लेवल का डिफरेंस आ जाता है। पर पेंसिल गॉन ने इसका भी तोड़ निकाल रखा होता है, जिसके लिए उसने 27 जिंदा करने वाली आइटम्स को खरीदा होता है, जिसमें से 12 तो उनकी पूरी हेल्थ को वापस ला सकते हैं, पर बाकी बची 15 सिर्फ उनकी आधी पावर को ही वापस ला सकते हैं। और इन आइटम्स का यूज सिर्फ मरने के 10 सेकंड के बीच में ही यूज किया जा सकता है। तब न्यू मून के आते ही वो बैरियर खुल जाता है, जिससे कि उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और हम सनराकू और वेदरमॉन की काफी तगड़ी लड़ाई देखते हैं, जहां सनराकू उसकी टेक्निक को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है, और ऊपर से फिजिकल अटैक्स भी वेदरमॉन पर काम ही नहीं कर रहे होते, जिस वजह से सनराकू के पास सिर्फ एक ही चारा बचता है कि वो अगले 10 मिनट तक वेदरमॉन के हमलों से बचते हुए अपने आप को बचाए रखे। पर हम देखते हैं सनराकू वेदरमॉन के सामने सिर्फ 2 मिनट तक ही टिक पाता है, और जिस वेपन के साथ वो लड़ाई कर रहा होता है उसकी भी हालत बहुत बुरी हो जाती है, जिस वजह से उसे अपना वेपन चेंज करना पड़ता है। तब हम देखते हैं फेज 1 के खत्म होने तक वो लोग अपनी 5 जिंदा करने वाली आइटम्स को यूज कर चुके होते हैं। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आखिरकार सिर्फ सनराकू और वेदरमॉन की ही लड़ाई क्यों हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि वेदरमॉन सिर्फ उन्हीं के साथ लड़ता है जो या तो उसके करीब होते हैं या फिर जो उसके ऊपर हमला कर रहा हो। और यहाँ पर भी जब सनराकू मर रहा होता है तब कात्सु वेदरमॉन के ऊपर हमला कर रहा होता है ताकि सनराकू को थोड़ा टाइम मिल सके। और तब फेज 2 स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर वेदरमॉन अपने घोड़े किरिन को बुला लेता है, पर वो घोड़ा एक मैकेनिकल घोड़ा होता है, जिस वजह से कात्सु उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। पर हम देखते हैं वो बहुत ही अजीब सा आइडिया अपनाता है, जहाँ पर वो अपनी रस्सी से किरिन के मुंह पर अपने आप को बांध लेता है ताकि किरिन उसके अलावा किसी और पर ध्यान ना दे सके। और यहाँ पर पेंसिल गॉन गोल्डन स्केल का इस्तेमाल करती है, जिसे रिवॉर्ड स्केल भी कहा जाता है, जिसमें लेफ्ट साइड पर अगर आप कोई आइटम दान देने के लिए रखते हैं तो राइट साइड पर उसके ही अकॉर्डिंगली आपको अवार्ड दिए जाते हैं। और हम देखते हैं पेंसिल गॉन 30 मिलियन माहिन की आइटम्स को डोनेट कर देती है, जिससे कि पेंसिल गॉन को बहुत सारे स्टैट्स मिल जाते हैं, और वो उन सभी स्टैट्स को सभी में बांट देती है, जिस वजह से सनराकू और कात्सु दोनों दोबारा से जोश में आ जाते हैं। और हम देखते हैं फेज 2 के 10 मिनट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं, जिससे कि वो वक्त आ जाता है जब वेदरमॉन चीखने वाला होता है। पर इस बार पेंसिल गॉन के पास इसका इलाज होता है, क्योंकि SLF एक ऐसी गेम होती है जो कि स्टोरीज के ऊपर डिपेंड करती है। और वर्ष ने सनराकू को ये बताया होता है कि जो वेदरमॉन है वो एक लिविंग कॉप्स है, ना कि कोई मैकेनिकल रोबोट, जिस वजह से पेंसिल गॉन को ये आइडिया हो जाता है कि वेदरमॉन एक अनडेड मॉन्स्टर की कैटेगरी में आता है, जिस वजह से उसके ऊपर हॉली वाटर काम कर सकता है। और हम देखते हैं पेंसिल गॉन का ये आइडिया काम भी करता है, क्योंकि वेदरमॉन के ऊपर जैसे ही उस हॉली वाटर को डाला जाता है वैसे ही उसका वो पहला चीखने वाला अटैक कैंसिल हो जाता है, जिससे कि फेज 3 स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ किरिन भी एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस वजह से पेंसिल गॉन को भी कात्सु की मदद करने के लिए जाना पड़ता है। और पेंसिल गॉन सनराकू को ये समझाती है कि उसे बस
10 मिनट के लिए और वेदरमोन को संभालना होगा। पर सनराकू ये बार बार करके बोर हो चुका होता है और उसे इस बात पर यकीन होता है कि अगर SLF एक बहुत अच्छी गेम है तो सिर्फ 10 मिनट ठहरने से कुछ नहीं होने वाला, जिस वजह से वो वेदरमोन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं वेदरमोन के ऊपर फिजिकल अटैक्स वर्क करने स्टार्ट कर देते हैं। वैसे सनराकू को ये आइडिया इसलिए आया होता है क्योंकि जब फेज 3 स्टार्ट होता है तब उसने देखा होता है कि वेदरमोन का अब जो आर्मर है वो टूटना स्टार्ट हो गया है, जिस वजह से उसे ये आइडिया हो जाता है कि ये जो सा फेज 3 है उसमें असली लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। जिस वजह से सनराकू अपने न्यू वेपन मून ब्लेड को निकाल लेता है और साथ में उसने एक बीटल हेलमेट भी बनवाया होता है जिससे कि वो दुश्मनों के अटैक्स को पैरी कर सकता है और अपने मून ब्लेड से दुश्मनों पर हमला कर सकता है। तो सनराकू स्किल गार्डन से ली हुई ग्रिमोर की पावर को भी यूज करता है जिससे कि वो वेदरमोन को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाता है। और हम देखते हैं पेंसिलगॉन को ये पहले से एहसास होता है कि सनराकू ऐसा जरूर करेगा, जिस वजह से पेंसिलगॉन और कात्सू भी किरिन के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और पेंसिलगॉन कात्सू को एक इविल फोर्स खाने के लिए देती है, जिसके जरिए 15 मिनट के लिए उसके सारे स्टैट्स एक 99 लेवल वाले प्लेयर जितने हो जाएंगे, जिसे सुनकर कात्सू बिना देर किए उसे खा लेता है। पर जैसे पेंसिलगॉन उसे बताती है कि हर 30 सेकंड के अंदर उसका एक लेवल कम हो जाएगा, वैसे ही उसके तोते उड़ जाते हैं क्योंकि बेचारा बहुत मुश्किल से तो 50 लेवल के ऊपर पहुंचा था और अब 15 मिनट में वो फिर से 20 लेवल पर पहुंच जाएगा। तब यहाँ सनराकू भी अपने क्लाइमेक्स बूस्ट और हंगर वुल्फ की स्किल्स को यूज करने लगता है जो कि उसके स्टैट्स को बढ़ा सकती हैं। पर अगर उसे उन्हें यूज करना है तो उसकी एचपी उसके टोटल एचपी के 1/3 होनी चाहिए। और तब हम एक बड़ी अजीब सी चीज देखते हैं कि जो एमुल ने सनराकू को नेकलेस दिया होता है उसे देखकर वेदरमोन रुक जाता है। वैसे गाइज मैं आपको बता दूं, ये नेकलेस एक आईडी की होती है जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता कि ये किस काम आ सकती है, पर इतना पक्का होता है कि ये किसी के होने का सबूत होता है। और वेदरमोन भी इसे देखकर एलिस का नाम लेने लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि अभी भी कोई है जो कि एलिस को जानता है। और साथ में वेदरमोन फ्रंटियर के बारे में भी बोल रहा होता है जिसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता। वैसे जो सा फ्रंटियर वर्ड है ये SLF की फुल फॉर्म के अंदर भी आता है, तो ऐसा हो सकता है कि इसका पूरी कहानी के साथ कोई लेना देना हो, पर यहाँ पर हमें अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। और हम देखते हैं इसके बाद वेदरमोन और ज्यादा सीरियस हो जाता है जिस वजह से वो क्लियर स्काई कॉन्टेस्ट स्टार्ट कर देता है और सनराकू के ऊपर मल्टीपल अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वैसे तो सनराकू बच जाता है पर वेदरमोन का जो आखिरी अटैक होता है उसे रोकना किसी के लिए भी नामुमकिन होता है, जिस वजह से वो अटैक सनराकू को बीच में से चीर देता है। पर सनराकू ने मरने से पहले एक जिंदा करने वाली आइटम को हवा में फेंक दिया होता है जिसके वजह से वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। और यहाँ कात्सू और पेंसिलगॉन को भी किरिन के साथ लड़ने में मुश्किल हो रही होती है। पर जैसे ही पेंसिलगॉन कात्सू को ये याद दिलाती है कि किरिन को ना हराने की वजह से सनराकू उनकी कितनी बेइज्जती कर सकता है, तब वो दोनों लड़ाई के लिए और ज्यादा सीरियस होने लगते हैं और किरिन के वीक पॉइंट को ढूंढकर उसे तबाह करने में कामयाब हो जाते हैं। पर यहाँ सनराकू बेचारे का बहुत बुरा हाल हो रहा होता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो वेदरमोन के आखिरी अटैक स्काई क्लियर से कैसे बचे, जिस वजह से वो अपने सारे जिंदा करने वाले आइटम्स को यूज कर बैठता है। पर जैसे ही वेदरमोन उसे ये कहता है कि उसे हराने के लिए उसे उसकी टेक्निक को सरपास करना होगा, तो उसे समझ में आ जाता है कि उसे किसी भी कीमत पर स्काई क्लियर को रोकना ही पड़ेगा। और क्योंकि क्लाइमेक्स बूस्ट और हंगर वुल्फ ही ऐसी टेक्निक्स है जो उसकी स्टैट्स को बूस्ट कर सकती हैं, तो वो काफी टाइम से उनके एक्टिवेट होने का इंतजार कर रहा होता है। और अब वो वक्त आ जाता है जब उसकी स्किल्स दोबारा से यूज करने के लिए तैयार हो जाती हैं और वेदरमोन भी अपने स्काई क्लियर अटैक को एक्टिवेट कर देता है। पर जैसे कि हमने बताया था कि उन टेक्निक्स को यूज करने के लिए सनराकू की एचपी 1/3 होनी चाहिए, तो यहाँ पर सनराकू की एचपी अभी भी इतनी कम नहीं होती है, जिस वजह से वो उन दोनों टेक्निक्स को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा होता। पर तभी वो खुद पर हमला कर देता है क्योंकि SLF ने एक नया अपडेट दिया होता है और वो स्पेशली लक प्लेयर्स के लिए होता है, जिसमें अगर वो अपने आप पर हमला करते हैं या फिर किसी हमले के रिकॉइल की वजह से उनकी एचपी 0 हो जाती है तो लास्ट में उनकी एक एचपी बच जाएगी, जिस वजह से यहाँ पर सनराकू को फायदा हो जाता है और वो अपने मून ब्लेड्स को ज्वाइन करके क्लाइमेक्स बूस्ट और हंगर वुल्फ की टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके जरिए वो आखिरकार वेदरमोन के हमले को रोकने में कामयाब हो जाता है और उससे वेदरमोन की तलवार भी टूट जाती है और उस लड़ाई का अंत हो जाता है। तब वेदरमोन सेत्सुना की कवर के पास जाकर अपनी पुरानी यादों को याद करने लगता है और गायब हो जाता है, जिस वजह से सेत्सुना उन सभी को थैंक यू कहती है क्योंकि उनकी वजह से वेदरमोन आखिरकार अपने कर्ज से आजाद हो चुका होता है। और अब सेत्सुना भी गायब होने वाली होती है, पर उससे पहले वो उन्हें एक अजीब चीज बताती है कि वो सभी लोग सेकंड प्लान के वंशज हैं
और अगर उन्हें अपने बारे में और इस दुनिया के बारे में जानना है तो उन्हें बाहमुत को ढूंढना होगा। पर असल में किसी को भी नहीं पता होता है कि बाहमुत कहाँ पर है, और सैत्सुना भी इसके बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है। तब वेदरमोन के हार जाने की वजह से उसकी अनाउंसमेंट पूरे एसएलएफ में फैल जाती है और सनराकू, पेंसिलगॉन और काजू का नाम काफी फेमस हो जाता है, जिससे कि सारे एसएलएफ के अंदर हलचल मच जाती है और वर्ल्ड स्टोरी 12% तक पहुंच जाती है। वैसे गाइस, इनकी लड़ाई सच में देखने वाली थी और पेंसिलगॉन और काजू ने भी मिलकर बहुत कमाल की लड़ाई लड़ी है। वैसे बीच में कुछ ऐसी चीजें थी जो कि एसएलएफ ने ऐड तो की थी, जैसे कि एलिस हो गया, फ्रंटियर हो गया, या फिर वर्ल्ड के बारे में बाहमुत हो गया, पर इसके बारे में उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी। और यहाँ पर तो उनकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इस दुनिया में काफी सारे राज खुलने बाकी है। तो शायद हो सकता है कि हमें आने वाली स्टोरी में और भी चीजों के बारे में पता लगे, और अगर ये लोग और ज्यादा क्लोसर मॉन्स्टर्स को हराएं तो शायद वर्ल्ड स्टोरी और भी ज्यादा आगे पहुंच जाए। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।